Hello students, so today we are going to study Unit 1 chapter number 1.2 named as Dick Whittington and his cat. Now this story Dick Whittington and his cat is on how a boy who was poor and homeless had no one to look after and how he turns out to be the mayor of London. And literally this is very inspiring story. This story inspires us. Okay, now I will explain the chapter and make you work out with your warming up exercise as well as workshop. So here we start with our warming up exercise. So let's start with the first question of warming up exercise. First question is discuss the following in groups and write the answers. यानी कि आपको ग्रुप्स में जो भी क्वेश्चन आंसर्स है उसको डिस्कस करना है और उसके आंसर्स लिखने हैं. ठीक है. फर्स्ट है ए है नेम द वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटीज who reached great heights from humble circumstances. ये यहाँ पर आपको ग्रेट पर्सनालिटीज दिए जा रही है, उनके फोटोज पिक्चर्स दिए जा रही है, आपको उनके नेम लिखना है कि वो है कौन. So here are our great personalities. Hope you all know them. First is Dr. APJ Abdul Kalam. Second is Abraham Lincoln. Third is Charlie Chaplin. And fourth one is Kalpana Chawla. Now B question. Guess the type of hardships they must have faced in their childhood and youth. अब यहाँ पर उनके हार्डशिप जो भी उन्होंने मुसीबतें निकाली है उनके बचपन में या उनके यूथ में वो यहाँ पर लिखना है या गेस करना है. तो फर्स्ट थे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम. उनके हार्डशिप या उनके जो फेस उन्होंने प्रॉब्लम्स किए थे उनके चाइल्डहुड में या यूथ में तो वो लिखना है. फर्स्ट थे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम. सो ही वॉज अ पॉवर्टी स्ट्राइकर. ही वॉज नॉट एट ऑल रिच. He and his father used to sell newspaper and his father was a priest. Now second is Abraham Lincoln. Abraham Lincoln he does not have father and he brought up by his mother. Third one is Charlie Chaplin. Charlie Chaplin used to work to earn. So if he wanted to have food or wanted to have something, he need to work for that. यानी कि कभी भी अगर चार्ली चैपलिन को कुछ खाना होता था या उसको कोई भी चीज चाहिए होती थी तो उसके पास वो मौजूद नहीं होती थी, लेकिन उसको उस चीज के लिए पहले वर्क करना पड़ता था, फिर उसके वो चीज हासिल होती थी. इवन फूड यानी कि अगर उसको भूख लगती थी, उसको खाना चाहिए होता था तो पहले वो वर्क करता था, कुछ काम करता था और उसी के बाद उसको जो उससे पैसे मिलते थे उससे वो खाना खरीदता था. Now fourth one is Kalpana Chawla. She was a village girl. Now C question. What strong qualities possessed by them could have helped them achieve success and fame all over? यानी कि ये जो ग्रेट पर्सनालिटीज थे इनके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज थी जिन्होंने उनको सक्सेस हासिल करवाई है, जिसकी वजह से उनको एक ग्रेट सक्सेस मिली और फेम मिला पूरे वर्ल्ड में. सो फर्स्ट क्वालिटी जो थी वो थी उनके अंदर परसिवरेंस. सेकेंड डिटर्मिनेशन. थर्ड कमिटमेंट. फोर्थ सिंपल लाइफस्टाइल्स. ओके. डी हाउ डू स्टोरीज बायोग्राफीज ऑफ सच फेमस पीपल हेल्प यंगस्टर्स. यानी कि जो बायोग्राफीज होते हैं, स्टोरीज होते हैं फेमस पर्सन्स के, वो किस तरह यंगस्टर्स को हेल्प करते हैं या उनसे हमको कौन सी चीजें हासिल होती है जिसे हम भी कुछ ऐसा चीज करें जो एक अपने अंदर ग्रेट क्वालिटी रखती हो या हमको एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचाती हो. यंगस्टर्स को सबसे पहले जो मिलता है बायोग्राफीज से, फर्स्ट थिंग वो है वैल्यूएबल लेसन्स.
जब भी हम बायोग्राफीज पढ़ते हैं हमको बहुत अच्छे, बहुत वैल्यूएबल लेसन्स बायोग्राफीज से या स्टोरीज से हासिल होते हैं। सेकेंड है बायोग्राफीज इंस्पायर्ड अस। उनकी स्टोरीज जो होती है, उनके जो स्ट्रगल होता है, ये सारी चीजें हमको इंस्पायर्ड करते हैं हमारे अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। थर्ड है मोटिवेट अदर्स। जो भी उनको पढ़ते हैं या यंगस्टर्स उनको पढ़ते हैं, वो बायोग्राफीज, वो स्टोरीज मोटिवेट भी करते हैं। ना फोर्थ वन इज टीच द यंगस्टर टू फेस द चैलेंजेस। और जो बायोग्राफीज या स्टोरीज होते हैं वो हमको ये भी सिखाते हैं कि हमें किस तरह हमारे डिफिकल्टीज को या चैलेंजेस को फेस करना चाहिए। नाउ सिलेबल। शायद आपने अभी तक यानी 7th स्टैंडर्ड तक सिलेबल नहीं देखा होगा या पढ़ा होगा, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम सिलेबल देखने या पढ़ने मिल रहा है। तो अब सिलेबल होता क्या है? सिलेबल इज अ यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन। जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं वर्ड्स के, उनका यूनिट, यानी कि एक से ज्यादा कोई एक वर्ड होता है, लेकिन उसको हम कितने टाइप में, कितनी बार उसको ब्रेक करते हैं, वहां ये सिलेबल में हमको देखने को मिलता है। दैट हैज वन वॉवल साउंड एंड मे और मे नॉट हैव कंसोनेंट साउंड बिफोर और आफ्टर इट। और जो हमारा जो सिलेबल होता है उसके अंदर एक वॉवल साउंड होता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ एक ही वॉवल साउंड होता है, उसके ना आगे कोई कॉन्सोनेंट साउंड होता है ना ही पीछे कोई कॉन्सोनेंट साउंड होता है। या फिर ऐसे भी होता है कि वॉवल साउंड तो होता ही है और कॉन्सोनेंट साउंड भी होते हैं बिफोर और आफ्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ वर्ड्स हैविंग वन सिलेबल। यहाँ पर हम वन सिलेबल की एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे अ, आई, सी। हम सिर्फ एक ही उसको एक ही बार में पढ़ रहे हैं, उसके टुकड़े नहीं हो रहे वर्ड्स के। मैन विद थ्रेड। ठीक है, अब देखेंगे टू सिलेबल, मदर, है ना, टुकड़े हो रहे हैं ना, और कितने हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं, इसलिए ये टू सिलेबल है। मदर, सी टेड, जी राफ, पैरेट, एक्टिव, हैप्पी। यहां पर कितने ब्रेक हो रहे हैं? 2 टाइम ब्रेक हो रहा है। 1 वर्ड है लेकिन उसके 2 टुकड़े हो रहे हैं, वो 2 टाइम ब्रेक हो रहा है, इसलिए यहां पर 2 सिलेबल है। नाउ 3 सिलेबल, हैप्पीनेस, है ना, 3 बार उसके 3 टुकड़े हो रहे हैं ना। वंडरफुल, एनिमल, सरप्राइजिंग, एडवेंचर, इग्नोरेंस। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 सिलेबल। अब 3 सिलेबल से भी ज्यादा, यानी मोर देन 3 सिलेबल, ऐसे भी कोई वर्ड्स होते हैं जो एक वर्ड होता है लेकिन उसके 3 से ज्यादा टुकड़े हो सकते हैं। 3 बार उसको हम रुक रुक कर पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मोर देन 3 सिलेबल। तो अब हम उसके एग्जाम्पल देखें। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज कॉन्सिक्वेंटली, 4 सिलेबल, है ना। एनकरेजमेंट, 4 सिलेबल। रेस्पॉन्सिबिलिटी, 5 सिलेबल। आइडेंटिफाई, एनसाइक्लोपीडिया। सो ये थे हमारे सिलेबल्स। नाउ राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 5 योर क्लासमेट्स एंड राइट हाउ मेनी सिलेबल ईच नेम कंटेन्स। यानी कि आपको क्या करना है, आपके जितने भी क्लासमेट्स है या फिर आपके जो फ्रेंड्स है उनके उसके नेम लिखना है, और उसके जो सामने है क्या लिखना है वहां पर कि वो उनका नेम कितने सिलेबल्स में प्रोनाउंस किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये होमवर्क है, आपको ये घर पर करना है। एक बुक लेनी है और उसमें ये सारा तैयार करना है, जो कि हमारा वार्मिंग अप एक्सरसाइज थी। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे एक्चुअल लेसन की तरफ। डिक बिटिंगटन एंड हिज कैट। नाउ विल बिगिन। There was once a poor boy called Dick Whittington who lived in a small village in the south of England. यानी कि एक पुअर बॉय था, एक गरीब लड़का था जिसका नाम था डिक विटिंगटन,
और वो कहाँ रहता था, एक स्मॉल विलेज में। विलेज कहाँ था, साउथ इंग्लैंड में। He had no proper home, for both his parents had died and he was unkindly treated by many of the villagers. He had no proper home, उसके पास कोई भी proper home, घर नहीं था, ठीक है। For both his parents had died and he was unkindly treated by many of the villagers. अब चूंकि उसके मम्मी डैडी दोनों मर चुके थे, दोनों का इंतकाल हो चुका था, तो अब उसके पास कोई प्रॉपर होम नहीं था और उसको अब मतलब उसकी टेक केयर करने के लिए कोई भी नहीं था। तो जो विलेजर्स थे, जो गांव के लोग थे, वो उसको बहुत ज्यादा मिसट्रीट करते थे, उसके साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार या बर्ताव नहीं करते थे, क्योंकि उसको कोई उन लोगों को कोई बोलने वाला ही नहीं था कि ये बच्चे के साथ ऐसे मत करो, ठीक है। वन डे, यानी एक दिन की बात है, डिक overheard someone say that the street of London were paved with gold and he decided that he would go there at once and pick his fortune up in gold pieces from the streets. For he thought people might treat him more kindly if he were rich. अब एक बार की बात है कि उसने क्या सुना कि जो लंदन की जो सड़कें है वो गोल्ड से बनी हुई है, सोने से बनी हुई है। तो उसने क्या सोचा कि मैं अब लंदन को जाऊंगा, वहां से कुछ सोने के पीसेस लाऊंगा। ऐसा उसने क्यों सोचा, क्योंकि वो सोच रहा था कि अगर मैं वो सोने के पीसेस लेकर आऊंगा लंदन से और अगर उसको सेल करूंगा तो मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं अभी रिच बन जाऊंगा, अमीर बन जाऊंगा और फिर लोग मुझे बुरी तरह से ट्रीट करना बंद कर देंगे। ऐसा किसने सोचा, डिक व्हिटिंगटन ने, ठीक है। सो यंग डिक सेट आउट टू वॉक टू लंदन। अब वो बिल्कुल लंदन की तरफ निकल पड़ा। He had not gone far when a man in a cart stopped and asked him if he was running away from home. I have no home, Dick answered. I am on my way to London to find my fortune. He had not gone far when a man in a cart यानी घोड़ा गाड़ी, stopped and asked. यानी कि वो अब उनके गांव से लंदन की तरफ बहुत ज्यादा दूर नहीं निकला था कि उतने में उसको एक बीच में घोड़ा गाड़ी मिलती है जो उसको रोकती है। और क्या पूछती है वो घोड़ा गाड़ी वाला, कि वो पूछता है कि ही वॉज रनिंग अवे फ्रॉम होम, यानी कि वो तुम घर से भाग रहे हो। तब डिक क्या आंसर करता है, देखिए, आई हैव नो होम, यानी कि वो बोलता है कि मेरे कोई घर ही नहीं है मेरा। आई एम ऑन माई वे टू लंदन टू फाइंड माई फॉर्चून, यानी कि मैं अपनी किस्मत को आजमाने के लिए या किस्मत को ढूंढने के लिए कहाँ जा रहा हूँ, लंदन जा रहा हूँ। I am going to London myself, said the carter. Jump up here beside me and I will journey together. And we will journey together. अब कार्टर जो था, कार्टर यानी कि वो जो घोड़ा गाड़ी चलाने वाला, उसने क्या कहा कि मैं भी लंदन की तरफ जा रहा हूँ, मेरे बाजू आओ और बैठ जाओ, हम एक साथ जाएंगे। कहाँ जाने का था इनको, लंदन को जाने का था। ये दोनों लंदन की तरफ जा रहे थे। They arrived in London just before nightfall and the carter left Dick and made his way to an inn. इन किसको बोलते हैं, होटल या लॉज जहां पर रुका जाता है। अब जो वो कार्टर था उसने क्या किया, डिक को रास्ते में ही छोड़ दिया। वो कब पहुंचे थे, बिफोर नाइटफॉल, यानी कि शाम से पहले, यानी शाम होने ही वाली थी तो वो लोग लंदन पहुंच गए थे। अब जैसे ही लंदन पर वो पहुंचे तो कार्टर ने क्या किया, अभी तक तो उसका साथ दिया, लेकिन जैसे लंदन पहुंच चुके थे उसको रास्ते पर डिक को उतार दिया और खुद कहाँ चला गया, इन में चला गया, लॉज में, जहां पर वो रुकना चाह रहा था। कौन, कार्टर। और डिक कहाँ था, डिक रास्ते पर ही था। पुअर डिक स्टूड अलोन एंड लुक्ड अराउंड हिम इन डिसमे, ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट। उसको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी। क्योंकि वो बिल्कुल अकेला तन्हा लंदन की सड़कों पर खड़ा हुआ था और इधर उधर देख रहा था। वेयर वॉज ऑल दैट फाइन गोल्ड। अब वो क्या सोचने लगा कि अब मैं लंदन तो आ गया, मैंने सुना था कि लंदन की जो सड़कें हैं वो गोल्ड से बनी है, अब गोल्ड है कहाँ। ऑल ही कुड सी वर डर्टी स्ट्रीट्स एंड लॉट्स ऑफ अनफ्रेंडली पीपल। सिर्फ वो क्या देख रहा था, जो सड़कें थी वो बहुत ज्यादा गंदी थी और लॉट्स ऑफ अनफ्रेंडली पीपल। अनफ्रेंडली पीपल उसको लंदन में
नजर आ रहे थे, दिखाई दे रहे थे. ही हैड now where to sleep, and in the end he spent the night in the corner of an alley where he hoped he would come to no harm. यानी कि अब जब उसको मालूम पड़ गया कि यहाँ पर जो मैंने सुना था कि लंदन की स्ट्रीट गोल्ड से बनी हुई है, तो ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है. लंदन में क्या था कि उसके जो स्ट्रीट्स थे वो बिल्कुल गंदे थे, और जो लंदन के लोग थे वो भी बहुत बुरे थे, अनफ्रेंडली थे. तो उसने थक चुका था, अब उसको नींद आ रही थी, वो सोना चाह रहा था. तो उसको एक जगह मिली, उसका नाम था एली. एली यानी कि अ नैरो पैसेज बिटवीन और बिहाइंड बिल्डिंग, यानी कि दो बिल्डिंग्स के बीच में जो छोटा सा पैसेज होता है उसको बोलेंगे, या फिर जो बिल्डिंग के पीछे जो हिस्सा होता है छोटा सा उसको बोलेंगे. तो वहां पर उसको एक ऐसी जगह मिल गई जहां पर उसको कोई तकलीफ नहीं पहुंच सकती थी, तो वो वहां पर सो गया. ठीक है, पूरी रात उसने वहीं पर स्पेंड की. द नेक्स्ट मॉर्निंग डिक वोक अप कोल्ड, माइजरेबल एंड वेरी हंग्री. जब वो सुबह उठा तो बहुत ज्यादा उसको ठंड लग रही थी और बहुत ज्यादा भूखा भी था. ही वॉन्डर्ड अराउंड बेगिंग फॉर फूड, बट अगेन एंड अगेन पीपल शाउटेड एट हिम, गो अवे यू लेजी फेलो, बी ऑफ विथ यू. अब देखिए उसने क्या किया. जब वो सुबह उठा तो जाहिर बात है जब हम सुबह उठते हैं तो हमको भूख लगती है. ठीक है, तो उसी तरह उसको भूख भी लग रही थी, उसको ठंडी भी लग रही थी, कोल्ड भी लग रही थी, सर्दी भी लग रही थी. अब क्या किया उसने, ही वॉन्डर्ड अराउंड बेगिंग फॉर फूड. अब वो जगह जगह भीख मांग रहा था. किस चीज की भीख मांग रहा था, खाने की. बट जहां जहां वो जाता लोग उसके ऊपर चीखने चिल्लाने लगते कि तुम भीख क्यों मांग रहे हो, तुम बहुत लेजी हो, तुम बहुत कामचोर हो, आलसी या सुस्त हो के काम नहीं करते और भीख मांगकर खा रहे हो. तो इस तरह लंदन के जो लोग थे वो उसके ऊपर चिल्लाने लगे. शाउटेड यानी चिल्लाना. एंड एम्ड एंग्री ब्लोज एट हिज हेड. एट लास्ट ही कोलैप्स्ड इन द स्ट्रीट एंड ले देयर टू वीक टू लुक फर्दर फॉर फूड. अब वो बिल्कुल कोलैप्स हो चुका था, बिल्कुल थक हार चुका था. अब उसने क्या किया, At last he collapsed in the street and lay there too weak to look further for food. अब इतना थक चुका था कि वो बिल्कुल खाने के लिए और ज्यादा ढूंढ नहीं सकता था वो, क्योंकि उसको भूख इतनी लग रही थी, भूख की वजह से वो कमजोर हो चुका था. ठीक है, उसने अब सोचा कि मैं यहाँ पर आराम कर लूं, रेस्ट कर ले, क्योंकि अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आगे और जाऊं और खाने के लिए भीख मांगू. By chance, Dick had fallen in front of a house belonging to a rich merchant called Mr. Fitzwarren. अब देखिए बाय चांस क्या हुआ, जो डिक था वो एक रिच मर्चेंट था, उसके घर के सामने गिर पड़ा. तो रिच मर्चेंट का नेम क्या था, मिस्टर फिट्जवॉरन. द कुक वॉज ट्राइंग टू ड्राइव डिक अवे व्हेन मिस्टर फिट्जवॉरन रिटर्न फ्रॉम होम इंस्पेक्टिंग हिज शिप्स. जब फिट्जवॉरन घर से शिप्स को देखकर या शिप्स की इंस्पेक्शन कर कर वापस आ रहे थे अपने घर को, तब कुक ने क्या किया कि वहां पर जो डिक उनके घर के सामने पड़ा हुआ था उसको हकालने लगा. कौन, फिट्जवॉरन का कुक. ही स्टॉप्ड एंड सेड टू डिक, व्हाई डोंट यू वर्क इफ यू नीड फूड. और जब वो हकाल रहा था कुक डिक को, तो फिट्जवॉरन ने क्या किया कि उसको हकालने नहीं दिया, कुक को हकालने नहीं दिया, और डिक से कहा, डिक विटिंगटन से कहा कि व्हाई डोंट यू वर्क इफ यू नीड फूड. अगर तुमको फूड की, अगर तुमको खाने की जरूरत है, तुम काम क्यों नहीं करते. ऐसा किसने कहा, फिट्जवॉरन ने. किससे कहा, डिक से कहा. ठीक है, आई वुड वर्क से डिक. डिक ने क्या कहा कि मैं काम तो करूंगा, बट आई नो नोबडी हु विल गिव मी एनीथिंग टू डू. यानी कि मैं जानता हूं कि मुझे कोई भी काम देने वाला नहीं है या कोई भी काम नहीं देगा, लेकिन मैं काम करना चाहता हूं. टेक हिम इनटू द किचन. मिस्टर फिट्जवॉरन ऑर्डर्ड द कुक, फीड हिम फर्स्ट एंड देन फाइंड सम वर्क फॉर हिम. अब जो फिट्जवॉरन थे उन्होंने इतना सुनकर अपने कुक को क्या ऑर्डर दिया, टेक हिम इनटू द किचन, यानी कि इसको किचन में लेकर जाओ. फीड हिम फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले इसको खाना खिलाओ, एंड देन फाइंड सम वर्क फॉर हिम, और कुछ इसके लिए काम ढूंढो. ठीक है, सो डिक वॉज गिवन अ होम एंड अ लिविंग.
अब डिक को क्या मिल गया था? खाना भी मिल गया था और एक घर भी मिल गया था, एक छत भी मिल गई थी जिसमें वो आराम से रह सकता था. He had a small corner of attic to sleep in and his job was to help the cook with all the pots and pans in the kitchen. अब देखिए उसको रहने के लिए या सोने के लिए कौन सी जगह मिली थी, कौन सा कॉर्नर मिला था? कॉर्नर ऑफ द एटिक. एटिक किसको बोलते हैं? अ वेरी स्मॉल रूम इनसाइड अ पॉइंटेड रूफ. वो झोपड़ी नुमा जो रूफ बना होता है ना, आपने अक्सर लंदन में या लंदन के जो भी घर वगैरह अगर देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि एक बिल्कुल पॉइंटेड रूफ होता है वहां पर. तो उसके नीचे, बिल्कुल उसी के नीचे डिक को जगह मिली थी रहने की या वहां पर सोने की. और उसको कौन सी जॉब मिली थी? His job was to help the cook with all the pots and pans in the kitchen. अब शायद उसको pots और pans धोने की शायद उसको जॉब मिली होगी. Dick's life should have been much better than before. और अब जो डिक की लाइफ थी वो बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी थी. बट ही स्टिल हैड 2 डिफिकल्टीज टू फेस. लेकिन अभी भी इसी वक्त भी उसके पास 2 डिफिकल्टीज उसको वो फेस कर रहा था, 2 प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा था. The first was that the attic he slept in was overrun by rats and mice. यानी कि जहां पर वो जो एटिक में वो सो रहा था, वो स्मॉल छोटी सी पॉइंटेड रूफ में जो वो सो रहा था, वो बिल्कुल माइस, रैट्स, चूहों से भरी पड़ी थी. ठीक है. एट नाइट दे स्कैम्पर्ड ऑल ओवर हिम एंड केप्ट हिम अवे. स्कैम्पर्ड यानी कि रैन हियर एंड देयर, यानी कि इधर उधर घूमना. ठीक है. एट नाइट दे स्कैम्पर्ड ऑल ओवर हिम एंड केप्ट हिम अवेक. यानी कि जब वो रात में सोने के लिए गया वो एटिक में, तो वहां के जो चूहे थे वो बिल्कुल इधर उधर घूमने लगे थे, उस पर घूमने लगे थे या उसको कूद कर वो जाते थे. और बिल्कुल इन्हीं की वजह से वो रात भर सो ना सका. वो होशियार ही था. आफ्टर अ टाइम ही सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय सेविंग द फ्यू पेनीज ही वॉज पेड. और कुछ दिन के बाद क्या किया उसने? ये जो माइस की, रैट्स की जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व कर ली. किसके जरिए? जो पेनीज वो सेव किया, पेनीज यानी कि जो पैसे वो सेव किया करता था. एंड बाइंग हिमसेल्फ अ कैट. अब उसने क्या किया? जो पैसे वो सेव किया करता था, मतलब वो अगर वो काम करता था मिस्टर फिट्जवॉरन के घर पर, तो उसको पैसे मिलते थे. अब वो जो पैसे थे उसको सेव करता था और उसने क्या किया? वही पैसों के जरिए एक कैट खरीदी. इस तरह उसका जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया. कौन सा प्रॉब्लम? माइस एंड रैट्स वाला. इन नो टाइम एट ऑल द कैट चेज्ड अवे ऑल द रैट्स एंड माइस एंड डिक वॉज एबल टू स्लीप पीसफुली. है ना. आपने देखा होगा कि जो कैट होती है, जो बिल्लियां होती है, वो चूहे पकड़ती है. तो उसने पैसे बचाया, एक बिल्ली खरीदा और वो बिल्ली ने क्या किया? जितने भी चूहे, रैट्स, माइस वहां पर रहा करते थे, रहते थे, उन सारों को पकड़ लिया या खा लिया. और फिर इस तरह जो डिक है वो अब पीसफुली यानी आराम से सोने लगा था. अब उसको कोई परेशान करने वाला नहीं था. The other difficulty which was not so easy to overcome was the cook's bad temper. अब देखिए, पहली डिफिकल्टी तो माइस और रैट्स थे जो उसको सोने नहीं दे रहे थे. अब दूसरी डिफिकल्टी उसकी कौन सी थी? द अदर डिफिकल्टी विच वॉज नॉट टू इजी टू ओवरकम. ओवरकम यानी कि बाहर आना, यानी कि ये ऐसी डिफिकल्टी थी जो बिल्कुल भी उसको बाहर नहीं आने दे रही थी प्रॉब्लम से. वॉज द कुक्स बैड टेम्पर. जो कुक था उसका बहुत बुरा टेम्पर था. वो हो सकता है वो जो कुक हो वो शॉर्ट टेम्पर का हो. शी शाउटेड एंड स्क्रीम्ड ऑल डे. वो जो कुक थी यानी कि वो फीमेल थी. शी शाउटेड, शी यूज हो रहा है ना यहाँ पर. शी शाउटेड एंड स्क्रीम्ड ऑल डे. वो जो कुक थी वो क्या करती थी? डिक को मतलब रोजाना पूरे दिन सिर्फ चीखती और चिल्लाती थी. किस पर? डिक पर. एंड वुड स्कोल्ड डिक एंड हिट हिम विद अ वुडन स्पून. यानी कि सिर्फ चिल्लाती चीखती नहीं थी बल्कि जो लकड़ी का स्पून होता है उससे उसको मारती भी थी. इवन व्हेन ही वॉज वर्किंग एज हार्ड एज ही कुड. और तब भी मारती थी जब वो
बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता था, या जितना हार्ड वर्क वो कर सकता था वो उतना हार्ड वर्क करता था, लेकिन फिर भी वो जो कुक थी उसको डांटती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी, इवन मारती भी थी। तो ये थी डिक की सेकेंड डिफिकल्टी। वन नाइट डिक डिसाइडेड ही कुड स्टैंड इट नो मोर। अब एक दिन या एक रात में डिक ने क्या डिसाइड किया कि अब मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर द कुक वॉज अप ही सेट आउट विद हिज कैट टू सीक हिज फॉर्च्यून एल्सवेयर। अब वो मतलब बिल्कुल दूसरे ही मॉर्निंग में क्या हो गया, अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर द कुक वॉज अप ही सेट आउट विद हिज कैट टू सीक हिज फॉर्च्यून एल्सवेयर। यानी कि बिल्कुल दूसरी सुबह कुक के उठने से पहले वो बाहर जाकर बैठ गया था, किसके साथ, अपनी कैट को लेकर, और वो अपनी एंड टू सीक हिज फॉर्च्यून एल्सवेयर, यानी कि अपनी किस्मत कहीं और आजमाने के लिए वो बाहर चला गया। अब वो नहीं चाहता था कि मिस्टर फिट्जवॉरन के वो घर में रहे, क्योंकि जो कुक का जो टेम्पर था वो बहुत ज्यादा बुरा था, बहुत हाईली या शॉर्ट टेम्पर्ड वो कुक थी, बहुत मारा करती थी, शाउट करती थी, स्क्रीम करती थी, इसलिए वो कुक के साथ नहीं रहना चाहता था। ठीक है। द टू ऑफ देम वॉक्ड एज फार एज हॉलोवे ऑन देयर वे आउट ऑफ लंडन, देन डिक सैट डाउन ऑन अ स्टोन टू रेस्ट। यानी कि वो कौन कौन थे, डिक और उसकी कैट कहाँ तक चले, हॉलोवे तक चले। ऑन देयर वे आउट ऑफ लंडन, देन डिक सैट डाउन ऑन अ स्टोन टू रेस्ट। अब उसको बीच में एक पत्थर मिला, बहुत बड़ा स्टोन मिला, जहां पर डिक ने आराम करना चाहा। डिक के साथ उसकी एक कैट भी थी। इट वॉज द 1st of November। उस दिन 1st of November थी। ऑल सेंट्स डे, क्या था उस दिन, सेंट्स डे था, संतों का दिन था। एंड द चर्च बेल्स वर रिंगिंग, और जो चर्च की जो बेल थी वो बज रही थी। एज डिक सैट एंड लिसन इट सीम दे वर रिंगिंग आउट अ मैसेज फॉर हिम। और जैसे ही वो चर्च की बेल बज रही थी, डिक को क्या लगा कि वो जो बेल है वो मुझे एक मैसेज देना चाहती है, या फिर वो मुझे एक मैसेज दे रही है। कौन, चर्च की बेल। चर्च की क्या बेल थी, देखिए, टर्न अगेन विटिंगटन दाउ वर्दी सिटीजन लॉर्ड मेयर ऑफ लंडन। फिर से देखिए, टर्न अगेन विटिंगटन दाउ वर्दी सिटीजन लॉर्ड मेयर लंडन। इसका मीनिंग देख लीजिए, टर्न अगेन विटिंगटन यानी कि वो अब जो बेल थी चर्च की, वो क्या कहना चाह रही थी विटिंगटन से, तुम वापस चले जाओ। टर्न अगेन विटिंगटन दाउ वर्दी सिटीजन, तुम एक अच्छे सिटीजन हो, ठीक है। लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, और तुम लंदन के लॉर्ड बनोगे या बनने जाओगे। तो अगर तुमको लॉर्ड मेयर बनना है, लंदन का लॉर्ड बनना है, तो क्या करना होगा, तुमको वापस चले जाना चाहिए, ठीक है। ये मैसेज किसके लिए था, डिक विटिंगटन के लिए। और कौन दे रहा था, चर्च की बेल जो बज रही थी वो ये मैसेज दे रही थी, ठीक है। लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन सेड डिक, यानी कि अब वो जब उसने सुना कि तुम लंदन के लॉर्ड मेयर ऑफ बन जाओगे, तो वो बिल्कुल शॉक हो गया और क्या कहने लगा, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन सेड डिक, आई शुड लाइक टू बी लॉर्ड mayor and ride in a fine coach. I can put up with a few scoldings from the cook if that is what is in store for me. अब डिक क्या सोचने लगा, I should like to be a lord mayor and ride in a fine coach, यानी कि मैं लॉर्ड मेयर बनना पसंद करूंगा और फाइन कोच पर राइड करना पसंद करूंगा। I can put up means सहना या बर्दाश्त करना। पुटअप के मीनिंग क्या होता है, टॉलरेट, बर्दाश्त करना। आई कैन पुट अप अ फ्यू स्कोल्डिंग्स फ्रॉम द कुक इफ दैट इज व्हाट इज इन स्टोर फॉर मी, ठीक है। और इसके लिए मैं थोड़ी सी जो कुक थी उसके झिड़कियां या वो जो डांटती थी, चीखती चिल्लाती थी, वो सारे बर्दाश्त कर लूंगा। सो डिक एंड हिज कैट रिट्रेस्ड यानी उल्टे कदम, रिट्रेस्ड
देयर स्टेप्स टू मिस्टर फिट्जवॉरन्स हाउस। और बिल्कुल जब उसने ये सब सोचा कि हाँ मैं थोड़ा बर्दाश्त कर लूंगा, कुक के जो डांटती थी, मुझे चीखती चिल्लाती थी, ये सब बर्दाश्त कर लूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे लॉर्ड मेयर बनना है लंदन का। तो उसने क्या किया, बिल्कुल उल्टे कदम अपनी कैट को लेकर फिट्जवॉरन के घर चला गया। लकीली दे वर एबल टू स्लिप बैक बिफोर दे हैड बीन मिस्ड। यानी कि वो लकीली यानी कि किस्मत के साथ वो क्या हो गया कि जब वो वहां गए तो किसी को भी ये बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये लोग भाग रहे थे या भाग चुके थे। उन्होंने उनको ढूंढना शुरू नहीं किया था, या फिट्जवॉरन के जो हाउस होल्ड थे उनके दिमाग में ये बात अभी तक नहीं आई थी कि डिक और उसकी कैट भाग चुके हैं। तो उससे पहले ही वो घर पर फिर से वापस आ गए थे। नाउ मिस्टर फिट्जवॉरन यूज्ड टू सेंड शिप्स फार अक्रॉस द सी टू ट्रेड विद अदर कंट्रीज। जो फिट्जवॉरन थे वो क्या करते थे, अपने जो शिप्स थे उनके पास उनको बहुत दूर दूर भेजा करते थे ट्रेडिंग के लिए, और वो ट्रेडिंग दूसरे कंट्री से किया करते थे। कौन? मिस्टर फिट्जवॉरन। ही वुड लोड अ शिप विद गुड्स for the captain and ship's crew to sell in far away places, and then they would bring back good that could be sold at home. वो क्या करते थे कि गुड्स यानी कि जो भी सामान थे वो कैप्टन और शिप्स की क्रू को दिया करते थे कि जाओ और ये दूसरी कंट्रीज में जाकर इसको सेल करो, और वहां से ऐसे सामान लेके आओ जो यहाँ पर सेल हो सके, जो यहाँ पर हम बेच सके। ठीक है, now turn the page number 8. One day he called his household together. अब एक दिन की बात है कि जो फिट्जवॉरन है उन्होंने अपने सारे घर वालों को एक साथ बुलाया और क्या कहने लगे, देखिए, आई एम सेंडिंग अ शिप टू द अफ्रीकन कोस्ट टू ट्रेड, ही सेड, वुड एनी ऑफ यू लाइक टू सेंड समथिंग ऑफ योर्स ऑन इट। अब फिट्जवॉरन ने सबको बुलाया और क्या कहने लगा कि मैं अपनी शिप भेज रहा हूं, कहां पर? अफ्रीकन कोस्ट में ट्रेड करने के लिए, और आप में से अगर कोई चाहता होगा कि आपकी कोई चीज बेचना है तो आप वो मुझे दे दे, मैं वो चीजें शिप पर रख दूंगा और जो क्रू है या कैप्टन है वो उसको बेच देगा और उसका प्रॉफिट आपको मिलेगा। अगर आपके पास कोई चीज है या आप कुछ चीज बेचना चाहते हो तो मुझे दे दो। ठीक है, यू कैन देन शेयर इन द प्रॉफिट इफ द voyage. So you can then share in the profits of the voyage is successful. और अगर आप ये voyage सक्सेसफुल होती है तो आपको इसका प्रॉफिट भी मिलेगा। ठीक है, everyone produced something except for Dick, who had nothing to offer. Have you nothing of your own, Dick? asked Mr. Fitzwarren kindly, and Dick replied, only my cat. अब सबने, जितने भी हाउस होल्ड थे, उन्होंने अपनी कुछ कुछ चीजें फिट्जवॉरन को दे दी थी ताकि वो उसको जाकर सेल करे अफ्रीकन कोस्ट में, लेकिन सिर्फ डिक ही ऐसा था जिसने कुछ भी नहीं दिया। जब फिट्जवॉरन ने देखा कि उसने कुछ भी नहीं दिया तो उससे कहने लगे, क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है जो सेल हो सके, जो तुम मुझे दे सको? तो डिक ने क्या रिप्लाई किया, नो, आई एम नॉट हैविंग एनीथिंग एक्सेप्ट माई कैट, यानी कि मुझे, मेरे पास सिर्फ कैट है और इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। देन लेट योर कैट गो ऑन द शिप, सेड मिस्टर फिट्जवॉरन। और फिट्जवॉरन ने क्या कहा, हाँ चलेगा, अगर तुम्हारे पास सिर्फ कैट है तो तुम भी कैट दे सकते हो सेल करने के लिए अफ्रीकन कोस्ट में या ट्रेडिंग के लिए। हिज डॉटर एलिस सेड, यानी कि जो फिट्जवॉरन की जो डॉटर थी जिसका नाम था एलिस, वो कहती है कि डिक लव्स हिज कैट, लेट मी पुट समथिंग इन फॉर हिम। वो कहती है कि जो डिक है वो बहुत ज्यादा प्यार करता है अपनी बिल्ली को, तो मुझे ये इजाजत दीजिए कि मैं डिक की बजाय कुछ डिक की तरफ से सामान शिप में रख दूं। बट हर फादर सेड नो, इट मस्ट बी हिज, नॉट समथिंग बिलोंगिंग टू समवन एल्स। यानी कि उसके फादर ने क्या कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम उसकी जगह पर अपना सामान रखो, वो सामान उसी का होना चाहिए, किसी और को बिलोंग करने वाला सामान नहीं होना चाहिए, या किसी को ऐसा सामान नहीं होना चाहिए जो किसी और की बिलोंगिंग्स हो, सिर्फ वो अपनी खुद की ही होनी चाहिए। तो इस तरह फिट्जवॉरन ने बिल्कुल इनकार कर दिया एलिस को। सो डिक फेच्ड हिज
cat and said goodbye to it sadly. फिश बिरयानी लाया। डिक ने क्या किया, अपनी कैट लाई और उसको बिल्कुल गुड बाय कह दिया। द कैप्टन ऑफ द शिप वॉज डिलाइटेड फॉर द कैट वॉज एन एक्सीलेंट माउजर एंड सो ही हैड नो ट्रबल विद रैट्स एंड माइस ऑन हिज वोयेज। अब देखिए यहाँ पर देखिए कि कैप्टन ऑफ द शिप वॉज डिलाइटेड। जब कैप्टन को पता चला कि अब मैंने ट्रेडिंग के लिए बिल्ली भी आ रही है, मेरे साथ अब बिल्ली भी रहेगी, तो वो बहुत ज्यादा खुश था। क्यों खुश था? फॉर द कैट वॉज एन एक्सीलेंट माउजर। माउजर मीन्स एन एनिमल दैट कैचेस माइस। ठीक है, वो इसलिए खुश था क्योंकि उसको मालूम था कि ये जो बिल्ली है वो बिल्कुल बहुत अच्छी एक माउजर है, बहुत अच्छे चूहे पकड़ती है। एंड सो ही हैड नो ट्रबल विद रैट्स एंड माइस ऑन हिज वोयेज। और बिल्कुल भी उसके सफर में उसको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जो भी प्रॉब्लम्स आती है रैट्स और माइस की वजह से, जैसे कि वो जो रैट्स और माइस होते हैं ना, आपने देखा होगा कि वो हर सामान को बिल्कुल कतर देते हैं या खराब कर देते हैं। अब तो इसके साथ जो सामान जाने वाला था वो दूसरों का भी था और उसमें गुड्स भी थे या कोई खाने पीने का सामान भी उनके पास रहता था। और ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि रैट्स और माइस खाने पीने के सामान को भी बहुत ज्यादा खराब कर देते। तो कैप्टन को अब इसकी बिल्कुल भी चिंता या परेशानी नहीं थी क्योंकि उसके साथ अब कैट रहने वाली थी जो बिल्कुल एक एक्सीलेंट माउजर थी। आफ्टर सम मंथ द शिप अराइव्ड एट अ प्लेस ऑन द अफ्रीकन कोस्ट। यानी कि कुछ महीने के बाद शिप कहाँ गई? अफ्रीकन कोस्ट में गई, जिसका नाम था बारबरी। वेयर पीपल कॉल्ड द मूर्स लाइन। वहां के जो लोगों को मूर्स कहा जाता था। द कैप्टन सेंट अ मैसेज टू द किंग टू से ही हैड फाइंड गुड्स फॉर सेल एंड ही वॉज इन्वाइटेड टू द पैलेस टू शो देम। अब जो कैप्टन था उसने किसको मैसेज दिया? वहां के किंग को, अफ्रीकन कोस्ट के या अफ्रीका के किंग को मैसेज दिया कि मेरे पास गुड्स है, अगर आप खरीदना चाहते हो मुझसे तो आप ले सकते हो। तो जो किंग था उसने इनवाइट किया कैप्टन को पैलेस में ताकि वो सारे जो गुड्स थे वो किंग और क्वीन को दिखा सके कि वो क्या क्या चीजें लाया है। While he was talking to the king and queen, some dishes of food were brought in. जब वो किंग और क्वीन से अपने गुड्स के बारे में, अपने सामान के बारे में जो वो सेल करना चाहता था उसके बारे में जब बात कर रहा था, तो कुछ खाने पीने का सामान या कुछ फूड लाया गया, कुछ डिशेस लाई गई कैप्टन के लिए। बट ऑलमोस्ट immediately rats and mice ran up and before the captain's eye ate all the food। और बिल्कुल जैसे ही रखा गया खाना कैप्टन के सामने, जो माइस और रैट्स थे वो बिल्कुल भागते दौड़ते इमीडिएटली, बिल्कुल उसी सेकंड में भागते दौड़ते आए और जितना भी खाना वहां पर रखा गया था, डिशेस वहां रखी गई थी, सारे के सारा कैप्टन की आंखों के सामने खाकर चले गए। द कैप्टन वॉज एस्टोनिश्ड यानी कि शॉक्ड थे एंड आस्क्ड इट दिस वॉज द व्हाट नॉर्मली हैपेंड। और जो कैप्टन जो था वो बिल्कुल ये देखकर शॉक्ड हो गया था, परेशान हो गया था और उसने क्या पूछा? इट दिस वॉज व्हाट नॉर्मली हैपेंड, यानी कि ये वो चीज थी क्या जो बिल्कुल हमेशा ये नॉर्मली होती है। किससे पूछा होगा उसने? किंग और क्वीन से पूछा कि क्या ये जो चीज अभी हुई मेरे सामने, यानी कि रैट्स और माइस आए मेरे सामने से बिल्कुल खाना खा कर चले गए, क्या ये ऐसी चीज है जो बिल्कुल नॉर्मली आपके घर में होती है? अलास यस केम द रिप्लाई, यानी अब वो किंग क्वीन से क्या रिप्लाई आता है कि हाँ ये हमारे लिए रेगुलर की और नॉर्मली बात है कि जो भी हम खाना रखते हैं तो वो माइस रैट्स आकर बिल्कुल खा जाते हैं। द कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम अ प्लेग ऑफ रैट्स एंड माइस एंड वी कैन नॉट गेट रिड ऑफ देम। अब वो क्या कहने लगे कि जो हमारी कंट्री है वो बिल्कुल ये रैट्स और माइस से डिजीज, मतलब डिजीज यहाँ नहीं लेंगे, हियर द थिंग दैट कॉजेज ग्रेट ट्रबल, प्लेग के मीनिंग होते हैं। जो कंट्री है उनकी किंग क्वीन की या फिर जो अफ्रीकन कोस्ट है वो सारे के सारे सफर हो रहे हैं
किस चीज से? जो ये रैट्स और माइस की वजह से जो भी ट्रबल्स हो रहे हैं इन चीजों से, और वो बिल्कुल इससे निकल ही नहीं रहे। यानी कि इतने माइस, इतने रैट्स हो चुके हैं उनके पास कि बिल्कुल उनकी वजह से उनको प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। पूरी कंट्री, होल कंट्री इससे गुजर रही है। I think I may have the answer on my ship, said the captain, and he sent a message asking for Dick's cat to be brought to the palace. अब देखो, जब उन्होंने ये सुना, यानी कैप्टन ने ये सुना कि पूरी कंट्री माइस और रैट्स से परेशान है, जो वो सारे ट्रबल्स पे, मतलब ट्रबल हमारे लिए क्रिएट कर रहे हैं माइस और रैट्स, हम इससे बहुत ज्यादा परेशान है, और ना हम बल्कि पूरी कंट्री इससे परेशान है। ये सुनकर जो कैप्टन था शिप का, उसने क्या किया, क्या कहा? आई थिंक आई मे हैव द आंसर ऑन माई शिप, यानी कि इसका आंसर मेरे पास मेरी शिप में है, सेड द कैप्टन, एंड ही सेंट अ मैसेज आस्किंग फॉर डिक्स कैट टू बी ब्रॉट टू द पैलेस। और उसने एक मैसेज दिया कि जो शिप में डिक की कैट रखी हुई है उसको लाया जाए। मोर फूड वॉज लेड आउट एंड द रैट्स माइस अपीयर्ड एज बिफोर। The cat immediately pounced, killing at least a dozen before they scattered. Everyone was delighted and the queen asked, "What do you call this animal?" अब देखिए क्या हुआ कि उसने क्या कहा, मैसेज दिया कि डिक की कैट को पैलेस में लाया जाए। अब डिक की कैट को जब पैलेस में लाया जा रहा था, इससे पहले क्या किया गया कि उसको बहुत सारा खाना रखा गया ताकि चूहे, रैट्स और माइस फिर से आ जाए वो खाने के लिए। और जैसे ही वो वहां पर आए तो क्या हुआ, डिक की कैट को लाया गया और डिक की कैट ने बिल्कुल उनके ऊपर हमला कर दिया। किन पर? माइस और रैट्स पर। पाउंस यानी कि टूट पड़ना, बिल्कुल वो टूट पड़ी उनके ऊपर, है ना, क्योंकि उसका खाना है, वो बिल्ली का, कैट का खाना है, रैट्स और कैट, रैट्स एंड माइस, इसका खाना है कैट्स का। तो उसने क्या किया, किलिंग एटलीस्ट अ डजन बिफोर दे स्कैटर्ड, और बिल्कुल वो फैलने से पहले, यानी इधर उधर भागने से पहले डजन से ज्यादा, यानी कि 12 से ज्यादा चूहे उसने बिल्कुल इमीडिएटली खा लिए या फिर मार दिया उनको। एवरीवन वाज डिलाइटेड एंड द क्वीन आस्क्ड, व्हाट डू यू कॉल दिस एनिमल? जब वहां के लोगों ने देखा कि एक एनिमल आया और उसने बिल्कुल माइस और रैट्स को खा लिया, बिल्कुल इतनी जल्दी और इतनी इमीडिएटली, तो वो बिल्कुल खुश भी थे और बिल्कुल शौक भी थे। और जो क्वीन थी वो क्या पूछने लगी, व्हाट डू यू कॉल दिस एनिमल? आप ये एनिमल को क्या बोलते हैं? शायद ऐसा हो सकता है कि वो लोगों ने अभी तक कैट को देखा ही नहीं और वो कैट जैसे एनिमल को अभी तक जानते ही नहीं हो, इसीलिए क्वीन ने क्या कहा कि ये जो एनिमल तुमने लाए हो इसका नाम क्या है और इसको तुम बोलते क्या हो? पस इज द नेम शी आंसर टू, सेड द कैप्टन। कैप्टन ने क्या कहा कि इसका नाम क्या है? पस। And when the queen called Puss Puss, the cat went over to her and pawed. और जब भी क्वीन बुलाती, पस पस कहती, तो क्या कैट क्या करती, उसके पास जाती और उसको चाटना शुरू कर देती, है ना। हमने देखा होगा, अगर जिसके पास कुत्ते या बिल्लियां होगी, आपने देखा होगा कि जब भी आप उन्हें प्यार से बुलाओ या अपने नजदीक करो तो वो अपने को चाटना शुरू कर देते हैं ना। कभी हमारे चीक्स पर, हमारे हैंड्स पर चाटना शुरू कर देते, हमको एक तरह से वो प्यार करते हैं। द क्वीन वॉज अ लिटिल अलार्म्ड एट फर्स्ट, यानी कि जब पहली बार उसने कैट को बुलाया, पस पस कहकर उसको बुलाया, और वो जब आई और उसको बिल्कुल चाटना शुरू करी, तो पहली बार जो क्वीन थी वो बिल्कुल मतलब थोड़ी सी शॉक हो गई कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये क्या कर रही है, कहीं मुझे काट ना ले। एज शी हैड सीन हाउ फायरसली द कैट had attacked the rats and mice, but the captain told her not to be anxious. यानी कि जब उसने देखा कि ये जो कैट थी उसने कितनी जल्दी रैट्स पर हमला किया, माइस पर हमला किया, कितनी जल्दी उनको मार दिया, तो वो बिल्कुल थोड़ी देर के लिए शॉक हो गई थी, डर रही थी वो कैट से। लेकिन कैप्टन ने क्या किया, नॉट टू बी एंशियस, यानी कि आप डरो मत, आप हिचकिचाओ मत। बस इज वेरी फ्रेंडली विथ पीपल। जो बस है, जो ये कैट है, वो बिल्कुल फ्रेंडली है लोगों के साथ। ही सेड, किसने कहा? कैप्टन ने कहा, एंड वुड सून रिड योर किंगडम ऑफ रैट्स एंड माइस, और ये जो कैट है ये बिल्कुल आपके किंगडम से, आपकी सल्तनत से जो रैट्स है, जो माइस है, उनको भगा देगी। आई वुड गिव
great wealth to own this animal, said the queen. और क्वीन ने क्या कहने लगी, I would give great wealth, यानी कि मैं बहुत ज्यादा बहुत बड़ा खजाना दूंगी, to own this animal, इस एनिमल को खरीदने के लिए. So the captain began bargaining and it was agreed that the king would buy the whole cargo from Mr. Fitzwarren's ship to pay a fine price for it. अब देखिए, जैसे ही वो सुनता है कि क्वीन कहती है कि मैं इस कैट को बाय करने के लिए बहुत अपनी ग्रेट वेल्थ इस पर दूंगी और इस एनिमल को बाय करूंगी, तो कैप्टन ने क्या करना शुरू कर दिया, बार्गेनिंग शुरू कर दी. और इट वॉज अग्रीड दैट द किंग वुड बाय द होल कार्गो फ्रॉम मिस्टर फिट्जवॉरन शिप. और ये अग्री हो गया था कि जो किंग है वो पूरा जितना भी कार्गो है, जितने भी गुड्स वो कैप्टन लाया था फिट्जवॉरन की शिप में, वो सारा का सारा कौन खरीदेगा, किंग खरीद लेगा और एक हमको बहुत अच्छी प्राइस उसकी देगा. एंड द कैट अलोन द किंग पेड 10 times द सम अगेन. और जितना भी पूरे शिप का जितना भी पैसा किंग देगा उससे 10 गुना ज्यादा सिर्फ एक कैट का पैसा किंग को देना पड़ेगा. ये किसने डिमांड की, कैप्टन ने डिमांड की. किससे की, किंग और क्वीन से. When the ship came back to the port of London, the captain showed Mr. Fitzwarren the gold and jewels he had brought from Barbary and told him the story of the cat. The merchant sent for Dick. अब देखिए, जैसे ही शिप वापस आती है लंदन में, जो कैप्टन होता है उसने क्या किया, फिट्जवॉरन के यहाँ गया और उसको जितना भी गोल्ड और ज्वेल्स वो लाया था बारबरी से वो सारा दिखाने लगा और उसको पूरी स्टोरी सुनाई. किसकी, डिक की जो कैट थी ना, मतलब जो भी वहां पर हुआ अफ्रीकन कोस्ट में या बारबरी में जो भी हुआ वो सब सुनाने लगा कि किस तरह उनकी जो कंट्री थी वो माइस और रैट से परेशान थी और फिर किस तरह डिक की कैट ने उनको खा लिया या खत्म कर दिया और किस तरह हमको डिक की कैट के इतना पैसा मिला, बिल्कुल जितना भी हमने पूरी शिप में सामान था उससे 10 गुना ज्यादा सिर्फ एक कैट का पैसा मिला या फिर वेल्थ मिली. ठीक है, इस तरह उसने फिट्जवॉरन को पूरी स्टोरी सुनाई. फ्रॉम नाउ ऑन डिक ही सेड वी शुड ऑल कॉल यू मिस्टर विंगटन फॉर यू आर अ रिच मैन. Mr. Fitzwarren then paid him all the money the captain had received for the cat. और फिर अब जो फिट्जवॉरन क्या कहने लगा कि we should all call you Mr. Wington, क्योंकि वो अब बहुत ज्यादा पैसे वाला हो चुका था, उसको कैट से बहुत अच्छी प्राइस मिली थी. तो मिस्टर फिट्जवॉरन ने क्या कहा, अब हम तुमको क्या बुलाएंगे, मिस्टर विंगटन बुलाएंगे. क्यों, क्योंकि आप तो मैं अमीर आदमी बन चुके हो. मिस्टर फिट्जवॉरन देन पेड हिम ऑल द मनी द कैप्टन हैड रिसीव्ड फॉर द कैट. और जो भी कैप्टन ने पैसे लिए थे कैट के वो सारे के सारे फिट्जवॉरन ने मिस विटिंगटन को दे दिए. फ्रॉम दिस टाइम ऑन डिक वर्कड विद मिस्टर फिट्जवॉरन एंड बिकेम अ सक्सेसफुल मर्चेंट हिमसेल्फ. और बस बिल्कुल इस इंसिडेंस के बाद जो डिक था वो मिस्टर फिट्जवॉरन के साथ काम करने लगा और बिल्कुल उन्हीं की तरह एक सक्सेसफुल मर्चेंट बन गया. ही मैरिड मिस्टर फिट्जवॉरन्स डॉटर एलिस एंड 3 times ही वॉज इलेक्टेड लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन. अब देखो क्या हो गया, जब वो एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल मर्चेंट बन गया तो उसने किससे शादी की, फिट्जवॉरन की जो डॉटर थी एलिस उससे शादी की और वो 3 बार लंदन इलेक्टेड हुआ लॉर्ड ऑफ मेयर ऑफ लंदन के लिए. He was also in time knighted by the king and became Sir Richard Whittington. Knighted यानी कि given a highly honored title, यानी कि बहुत बड़ा कोई टाइटल देना. तो उसको कौन सा टाइटल मिला था, सर रिचर्ड विटिंगटन का. He was not only famous but he was popular too. वो ना सिर्फ फेमस था बल्कि पॉपुलर भी था. For he always helped the poor with his money. क्यों पॉपुलर था और क्यों फेमस था, क्योंकि वो हमेशा अपने पैसों के जरिए गरीब लोगों की मदद किया करता था. Sometimes when he was old, he would
टेल हिज grandchildren the story of his cat and how the bells of London had called him back when he was only a poor boy. और कुछ दिन के बाद जब वो बूढ़ा हुआ तो वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन जो थे उनको अपनी कैट की स्टोरी सुनाएगा. एंड नाउ एंड हाउ द बेल्स ऑफ लंडन हैड कॉल्ड हिम बैक व्हेन ही वाज ओनली अ पुअर बॉय. और क्या सुनाएगा वो कि जब वो बहुत गरीब लड़का था कि तो किस तरह जो चर्च की बेल थी, वो चर्च की बेल ने उसकी एक पूरी तरह से बोलेंगे लाइफ चेंज कर दी, है ना. वो चर्च की बेल थी जिसने उसको मैसेज दिया था. क्या मैसेज था वो? टर्न अगेन विटिंगटन दाउ वर्दी सिटीजन लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन. यानी कि विटिंगटन तुम वापस चले जाओ. ये कहाँ पर वापस जाने की बात हो रही थी? फिट्जवॉरन के घर से वो भाग चुका था ना, तो वहां पर ही वापस जाने की बात हो रही थी. दाउ वर्दी सिटीजन यानी कि तुम एक बहुत अच्छे बहुत वर्दी सिटीजन हो, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन. और क्या बनने वाले हो? लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, लंदन के लॉर्ड मेयर. तो इस तरह ये हमारी जो स्टोरी आज की है वो यहीं पर खत्म होती है. होप कि आपने अच्छे से इसको समझा होगा. अब हम क्या देखेंगे? हमारी वर्कशॉप देखेंगे जिसमें जो क्वेश्चन आंसर्स है हम आपको वो इलेबोरेट करेंगे, वो समझाएंगे और आपको आंसर उसका आपको खुद देना होगा और लिखना होगा. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 1A. अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन योर नोटबुक. यानी कि आपको क्या करना है, जो भी नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है ना. आपने ये फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड से आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर पढ़ रहे हैं तो हो कि आपको ये अच्छी तरह से आ गया होगा और ये आपको आप इस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना जानते होंगे. ठीक है. सो बी, रिमूव द अफिक्सेस. अफिक्सेस यानी कि प्रीफिक्स और सफिक्स एंड राइट द रूट वर्ड. अब क्या करना है, जो भी वर्ड में प्रीफिक्स या सफिक्स यूज किया गया उसको रिमूव करना है और जो रूट वर्ड है उसको लिखना है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सक्सेसफुल, सक्सेसफुल में सफिक्स यूज किया गया है FUL, है ना. तो हमको क्या करना है, FUL जो है उसको रिमूव करना है. तो हमारा रूट वर्ड हमको क्या मिलता है? सक्सेस. ठीक है. इसी तरह जो भी तीनों है वो भी करना है. जैसे कि सेकंड है इमीडिएटली, थर्ड है रिट्रेस और फोर्थ है माउजर. इस तरह आपको यहाँ पर 10 दिए हुए हैं. आपको 10 की 10 यानी पूरे 10 करना है. क्या करना है? प्रीफिक्स और सफिक्स को निकालना है और रूट वर्ड को लिखना है. क्वेश्चन नंबर 2A. फाइंड फ्रॉम द स्टोरी वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. यानी कि यहाँ पर एक पूरी सेंटेंस या लाइन दिया गया और उस सेंटेंस या लाइन के लिए कौन सा पर्टिकुलर वर्ड हमको चैप्टर में मिला है पढ़ने को, वो लिखना है. जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है अ स्मॉल रूम जस्ट बिलो अ स्लोपिंग रूफ. यानी कि एक छोटा सा कमरा जो स्लोपिंग रूफ के नीचे हो तो उसको क्या कहते हैं? एटिक, है ना. एटिक वर्ड हमने पढ़े थे तो उसके लिए एटिक वर्ड यूज किया गया. इसी तरह आपको एस तक ये पूरे करने एग्जाम्पल्स. नाउ बी, मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. यानी कि यहाँ पर आपको एक्सप्रेशंस दिए गए 3. आपको क्या करना है, आपके खुद के सेंटेंस खुद बनाना है. जैसे कि फर्स्ट है ओवरकम यानी कि बाहर आना. आई, जैसे इसका एक सेंटेंस ऐसा बनता है कि आई ट्राई टू ओवरकम माई हॉट टेम्पर्ड नेचर. इस तरह आपको सेंटेंस आपके खुद के बनाने हैं, तीनों भी एक्सप्रेशंस के. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. रीअरेंज द फॉलोइंग इवेंट एज दे अकर इन द स्टोरी. पुट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्सेस. अब यहाँ पर क्या है, पूरी एक स्टोरी है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में दी गई है, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहला इंसिडेंस कौन सा हुआ था तो वो उस हिसाब से आपको यहाँ पर नंबर देना है. जैसे 1 2 3 4 5. सबसे पहले क्या हो गया था, क्या हुआ था? डिक वॉज होमलेस, हेल्पलेस एंड कोल्ड एंड हंग्री. जैसा ये वाला पहला सेंटेंस होगा तो बिल्कुल इसी को ध्यान में रखते हुए जी जो है वो पहला नंबर पर आएगा. ठीक है. इसी को ध्यान में रखते हुए आप पूरी स्टोरी कर सकते हैं कि पहले क्या हुआ था, फिर उसके बाद का इंसिडेंस क्या हुआ था, फिर उसके बाद का इंसिडेंस क्या हुआ था. इस तरह पूरी स्टोरी आसानी से कर सकते हैं. 4. थिंक एंड आंसर यानी कि सोचो और आंसर दो.
फर्स्ट है उसका, व्हाट डिसीजन टेकन बाय डिक चेंज हिज फॉर्चून, यानी कि ऐसा कौन सा डिसीजन था जो डिक ने लिया था और उसकी वजह से, उस डिसीजन की वजह से डिक की पूरी फॉर्चून, पूरी किस्मत बदल चुकी थी। वो आपको एक इलेबोरेटिव वे में आंसर लिखना है। व्हाट मैसेज डज दिस स्टोरी ब्रिंग आउट फॉर यंगस्टर, यानी कि ये स्टोरी से आपको कौन सा मैसेज मिलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5A, ब्रेक द वर्ड बिलो इनटू सिलेबल एज शोन इन द फर्स्ट वन। हमने वीडियो के पहले शुरुआत में ही बता दिया था कि सिलेबल किसको कहते हैं, सिलेबल कैसे बनता है, या उसको ब्रेक किस तरह से करते हैं। तो आपको इसका एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए, आपको इसको ब्रेक करके सिलेबल लिखना है। यानी कि जैसे कि फर्स्ट है बिलोंगिंग, बिलोंगिंग है ना, 3 सिलेबल्स है, ठीक है। फिर बी है अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली, यहाँ पर भी 3 सिलेबल है। इस तरह आपको ये पूरे जे तक करने हैं एग्जाम्पल्स। बी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव है उनका डिग्री ऑफ कंपैरिजन करना। ये भी आपने पहले देखा होगा कि 3 तरह की डिग्री होती है, एक पॉजिटिव होती है, कंपैरेटिव होती है, सुपरलेटिव होती है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास एग्जाम्पल है यहाँ पर इजी, ठीक है। तो इजी एक पॉजिटिव फॉर्म है, उसका क्या कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, इजियर, उसकी सुपरलेटिव क्या हो जाएगी, इजीएस्ट, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर है पॉपुलर, लास्ट पॉपुलर, इसका कंपैरेटिव डिग्री मोस्ट, या सॉरी मोर पॉपुलर, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएंगी, मोस्ट पॉपुलर, ठीक है। इस तरह आपको तीनों भी डिग्री को करना है, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव सुपरलेटिव, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट एनी वन ऑफ द फेमस पर्सनालिटीज मेंशन इन द वार्मिंग अप वन ऑन पेज नंबर 5 फ्रॉम द लाइब्रेरी और इंटरनेट, फाइंड आउट देयर स्टोरी ऑफ सक्सेस, राइट it in your own words about 20 to 30 lines of your notebook, give your write up a suitable title। अब आपको क्या करना है, जो हमने 4 पर्सनैलिटीज के बारे में पढ़े थे ना, जैसे चार्ली चैपलिन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कल्पना चावला और अब्राहम लिंकन, तो इनमें से किसी एक को चूज करना है और उनके बारे में पूरी उनकी जो लाइफस्टाइल या स्टोरी है पूरी अपने वर्ड्स में लिखनी है, और फिर क्या करना है, लास्ट में उस पर टाइटल देना है। तो इस तरह ये हमारी जो एक्सरसाइज है ये भी यहाँ पर फिनिश होती है। होप कि आप ये पूरे क्वेश्चन एंड आंसर अपने खुद से घर पर बैठकर आराम से करोगे, और ये उम्मीद है कि आपको जो चैप्टर हमने अभी पढ़े हैं वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ओके, नाउ थैंक यू।